तो इन ट्रिक्स का मतलब क्या है ना, ऊपर आप लिख लोगे थोड़ा सा, जैसे ये देखो स्निग्ध है, इसके आगे MAL लिखा हुआ है ना, तो इसको खाली आप डिकोड कर लो, बाकी फिर आपको आगे समझ में आ जाएंगे। तो इसके सामने लिख लेना ऐसा कि हम जो याद कर रहे हैं वो चीजें किस तरह से हैं। तो पहले लिख लो यहाँ पर वर्ड स्निग्धतम, स्निग्धतम, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है उस तरीके से, फिर समस्या आएगी, स्निग्धतम। फिर सेकंड लिखो स्निग्धतर, सेकंड है स्निग्धतर, और थर्ड लिखना स्निग्ध, स्निग्ध। तो जैसे हमने स्निग्ध याद किया, उसकी ट्रिक याद की हमने माल, MAL, तो इसका मतलब है कि M जो है ना यानी मधुर, वो स्निग्धतम है। जो A है यानी अम्ल, वो स्निग्धतर है यानी इससे कम है थोड़ा। और जो L है लवण, वो स्निग्ध है, मतलब वो नॉर्मल उसमें स्निग्धता है। तो सबसे कम स्निग्धता मतलब इसमें हुई L वाले में, लवण में, उससे ज्यादा हो गई अम्ल के अंदर, और सबसे ज्यादा स्निग्ध हुआ मधुर रस। ठीक इसी तरह आपको बाकी जगह समझना है कि जो पहले नंबर पे वो सबसे ज्यादा, उसमें वो गुण है, उस गुण की डोमिनेंसी है। ठीक है, तो रूक्ष हमने कहा, तो S यानी कषाय सबसे ज्यादा रूक्ष है, उसके बाद कटु, और उसके बाद तिक्त। क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसमें तो उसको आपको याद रखना है। ट्रिक मैंने बोल दी है कि स्निग्ध मल, रूक्ष सख्त, गुरु मसल, लघु टका, शीत मस्त, उष्ण लक, इनको आप याद कर लोगे। आगे आ जाइए। ये सुश्रुत के अनुसार भौतिक संगठन है, इसमें और कुछ नहीं कह रहा मैं आपसे, क्योंकि आपके यहाँ कहा नहीं गया ज्यादा याद करने को। बस बेसिक सी बात बता रहा हूँ, उतना ध्यान रखना कि चरक के आपने जैसे 3 विभाग देखे थे, मधुर, अम्ल और कटु, है ना। वहां अम्ल का अम्ल विभाग था, सुश्रुत ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सिंपल ऊपर के तीनों लिख दिए मधुर विभाग वाले होते हैं या गुरु विभाग वाले होते हैं, और नीचे वाले तीनों लिखे कटु या लघु विभाग वाले। तो सिंपल सी बात है, इसको याद कर लेना। ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है, रस हो गए आपके। गुणों की हमने बात कर ली, गुण यहाँ लिखे हुए हैं, आपको पढ़ा दिए। तो इसको अगर आपको कहा जाए कि थोड़ा विस्तार से लिखो तो लिख सकते हो, पॉइंट्स बना के, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किस में कौन सा गुण होता है ना, पीछे भी याद कराया आपको। यहाँ थोड़ा वाद है सुश्रुत वाले में, मैं नहीं जा रहा उसके अंदर डिटेलिंग में, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। आप चरक ही याद रखो। ठीक है, तो रस हो गए, गुण हो गए। ठीक है, वीर आगे पढ़ेंगे अभी। अब नेक्स्ट लिखा है टॉपिक यहाँ पे विपाक। विपाक देखते हैं। देखिए, तो विपाक आचार्य वाग्भट का अवदान है। आपसे पूछे किसने विपाक के बारे में विस्तार से लिखा है, कहे विपाक किसका अवदान है, तो आचार्य वाग्भट का अवदान है विपाक। ठीक है, विपाक को कर्म निष्ठा, ये वो कर्म निश्चय दोनों वर्ड मिलते हैं, मतलब विपाक से ही पता चलता है कि कर्म क्या होगा। ठीक है, मधुर विपाक वाले की कफ को बढ़ाएंगे उस तरह करके। ठीक है, कटु विपाक है तो वात को बढ़ाने वाले होंगे या कफ को कम करने वाले। तो कह रहे हैं विपाक से ही कर्म का पता चलता है। अब यही परिभाषाएं अलग अलग आचार्यों ने लिखी है, आपको पढ़नी नहीं है, आपको चरक पे ही फोकस रखना है मेनली, उसी को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखो त्रिविध अवस्था पाक। इसका वर्णन किसने किया पहली बार, तो चक्रपाणि ने किया। चक्रपाणि क्योंकि चरक के टीकाकार हैं, इनकी बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो त्रिविध अवस्था पाक का उल्लेख आचार्य चक्रपाणि ने किया। क्या है त्रिविध अवस्था पाक? मधुर, अम्ल और कटु अवस्था पाक। मधुर, अम्ल और कटु अवस्था पाक। मधुर अवस्था पाक कह रहे हैं कि आमाशय के अंदर होता है, इसमें कफ दोष बनता है। आमाशय में होता है और कफ दोष बनता है इसमें। अम्ल अवस्था पाक पश्चिम मानाशय में होता है, यानी कह लो आमाशय और पक्वाशय का जो बीच का एरिया है वहां पे। तो इसमें कौन सा दोष बनता है? पित्त बनता है। यहाँ गलत लिख दिया है, कफ आगे से है। फिर बोल रहा हूँ, आपके हैंड रिटन नोट्स इसीलिए वो दे रखे हैं कि इनमें गलतियां होंगी, टाइप करा के अभी मंगाया है मैंने, तो इसमें मुझे करेक्शन करने हैं, मैं इसलिए बस देख रहा हूँ, वो मार्क करता जा रहा हूँ मैं जो गलतियां हैं। आप लेकिन अपने हैंड रिटन नोट्स में ही देखना, साथ साथ देखते चलो वहां। तो अम्ल अवस्था पाक पश्चिम महानाशय में, इसमें पित्त बनता है मेनली। कटु अवस्था पाक ये पकवाशय में होता है, और इसमें वात दोष बनता है। तो आप जानते ही हो, कोई भी क्रिया की शुरुआत में कफ बनेगा, अंत में वात बनेगा, मध्य में पित्त बनेगा, वही बात यहाँ लिखी हुई है। इसको आप याद कर लोगे। कोई पूछ ले कि इसका उल्लेख चरक ने कहाँ किया, तो सामने चाहो तो लिख सकते हो, चरक चिकित्सा 15 गृहिणी चिकित्सा अध्याय है, उस चैप्टर में ये चीज देखने को मिलती है। लेकिन उन्होंने इसको त्रिविध अवस्था पाक न कह के बस नॉर्मल अपना डिस्क्रिप्शन में इसका विवरण लिखा है। आगे चले। द्रव्यों के पाचन क्रम में सर्वप्रथम जठराग्नि काम करती है, उसके बाद भूताग्नि, और अंत में धातुवाग्नि व्यापार होता है। एक क्रम है आपका, मतलब क्रम याद रखना, पहले जठराग्नि काम करती है,
फिर भूताग्नि और लास्ट में धात्वाग्नि। आपसे पूछा जाएगा कि तीनों अग्नियों में प्रधान अग्नि कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए जठराग्नि प्रधान होती है। और टोटल अग्नि कितने प्रकार की होती है ये भी आपको बताया होगा, बोलो। 30। 13। 13। 13। क्लियर। तो एक जठराग्नि हो गई, भूताग्नि हो गई 5 और धात्वाग्नि हो गई 7, 7 धातुओं के अनुसार। तो अग्नि 13 होती है। 13 अग्नियों में भी देखा जाए तो जठराग्नि वो प्रधान है, बाकी अग्नियों का पोषण करती है। भूताग्नि और धात्वाग्नि का व्यापार जो है यकृत में होता है। इनका स्थान यकृत है, लीवर को माना गया है, भूताग्नि और धात्वाग्नि का। चक्रदत्त विपाकस्तु रसमल विभेद समकालो भिन्न कालो एवं अवस्था पाके समम इति न विरुद्धा। तो कह रहे हैं विपाक जब होता है उसी समय जो है, जो शरीर में मल होते हैं वो अलग हो जाते हैं, रस भाग अलग हो जाता है, तो वो सारा काम कह रहे हैं विपाक जिस समय पाचन हो रहा होता है मतलब भोजन का, उसी समय में हो जाती हैं सारी चीजें। कोई खास नहीं, नेक्स्ट चलेंगे। अब देखो आपका मन है, आगे जो आप देखोगे वो विभिन्न आचार्यों के अनुसार कितने कितने विपाक होते हैं वो वाली बात है। लेकिन आप अगर अपने सिलेबस में देखोगे तो वहां पे क्लियर उन्होंने कहा है चरक के अनुसार, वो एज पर चरक संहिता। ठीक है ना। तो मेरी सलाह है, अगर रीडिंग लगाते भी हो तो फोकस अपना चरक पे रखना, क्योंकि पहले सिलेबस अपना कवर होना चाहिए, और चीज बाद में आती है कि आपको आता है नहीं आता है, पहले आपका सिलेबस आना चाहिए। ठीक है। तो इनमें आप ज्यादा चक्कर मत पड़ो, बहुत टफ हो जाएगा फिर आपके लिए। तो चलो, और बच्चे स्कोर कर गए आसान पार्ट कर करके, और आप टफ याद करने में रह गए, जो आएगा ही नहीं वो। नेक्स्ट चलो, चक्रपाणी का त्रिविध विभाग आपने देख ही लिया। ये देख लो कि त्रिविध विभाग जो है, जिसको रस विभागवाद भी कहते हैं, इसका आधार त्रिदोषवाद है, ये आपको पता होना चाहिए। चरक में या चक्रपाणी में जो त्रिविध विभागवाद आया है, इसको रस विभागवाद भी कहते हैं, इसका आधार त्रिदोषवाद है, मतलब त्रिदोष है इसका आधार, ऐसा याद रखना है। एक और बात यहाँ समझ लोगे। अब जैसे मैंने कहा कि भाई चरक के अंदर तो आया ही नहीं त्रिविध विभाग, इस तरह की कोई बात ही नहीं आई है। ठीक है। आपके एग्जाम में जैसे उसने कह दिया कि आपको चरक को फॉलो करना है, मान लो एग्जाम में दे दे कि इनमें से किसने त्रिविध विभाग का उल्लेख किया है, और वहां पे ऑप्शन हो चरक, दूसरा लिखा हो सुश्रुत, फिर लिखा हो मानो किसी और का नाम, शिवदास सेन चक्रपाणी के अलावा कोई और नाम लिख दे, वाग्भट लिख दे, है ना, एक लिख दे मान लो शारंगधर। चरक लिखे, मैंने कहा पहला चरक लिख दे, दूसरा लिख दे किसी और आचार्य का नाम जिसने नहीं माना है त्रिविध विभाग, तीसरा भी चौथा भी, इस तरह करके। तो आपको आंसर कौन सा लिखना है ये नहीं सोचोगे वहां बैठ के कि अरे चक्रपाणी तो दिया नहीं है यहाँ, तो आपको आंसर फिर चरक लगा देना है। ठीक है। जो भी जिसका टीकाकार है, जैसे चरक के टीकाकार चक्रपाणी, तो अगर चक्रपाणी नहीं दिया ना तो आपको मानना है चरक की बात है वो। ऐसे सुश्रुत के टीकाकार तो डलहन है मान लो, वो डलहन के अनुसार कुछ पूछ ले, या कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि सुश्रुत ने इनमें से क्या बात कही है, वो बात डलहन ने कही हो, तो आप मान लो कि सुश्रुत ने कही है, अगर वहां नहीं दिया उस तरह आंसर लगा देना उसका। मेरी बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ टीकाकार कहीं से अपनी नई बात नहीं लेके आते जनरली, वो वही बात कहते हैं जिसके ऊपर टीका की होती है उन्होंने। ठीक है। आगे देखिए, एक होता है बेटा द्विविध विपाकवाद, बस इतना जान लो कि वो सुश्रुत नागार्जुन का है वैसे। उसको भूत विपाकवाद या गुण विपाकवाद भी कहते हैं, उसका आधार पंच महाभूत है, मतलब पंच महाभूतों के आधार पे है वो। जैसे द्विविध विपाकवादी थे चरक, या त्रिविध विपाकवादी माफ करें शिवदास सेन, तो इसका जो आधार है वो त्रिदोषवाद है, और इसको रस विपाकवाद भी कहते हैं। ठीक है। इसी तरह द्विविध विपाकवादी सुश्रुत नागार्जुन है, इसको भूत विपाकवाद या गुण विपाकवाद भी कहते हैं, इसका आधार पंच महाभूत है, पंच महाभूत याद रखेंगे। आगे देखो, ये चरक के पॉइंट है विपाक के बारे में, तो यहां देखोगे आप गुरु या मधुर विपाक क्या काम करता है, और यहां लिखा है कटु। कटु विपाक क्या काम करता है, ठीक है, तो यहाँ भी गड़बड़ी है। कटु विपाक क्या काम करता है, तो बेटा गुरु विपाक श्रस्त विण मूत्र लाने वाला, यानी मल मूत्र को खुलकर लाने वाला, और जो कटु विपाक होता है वो बद्ध विण मूत्र को लाने वाला, बद्ध है ये बंधा हुआ, बद्ध विण मूत्र को लाने वाला। तो याद रखना, जो कटु विपाक है वो मल मूत्र को बांध देता है, क्यों, क्योंकि वात को बढ़ा देगा, वात जब बढ़ेगा तो मल मूत्र में रुकावट उत्पन्न करेगा। ठीक है, बद्ध विण मूत्रता। प्लस जो गुरु विपाक होगा कफ को बढ़ाएगा, समझ आता होगा, और जो कटु विपाक है वो मारुत यानी वायु को बढ़ाएगा।
तो ये याद रखना। प्लस और देख लो, गुरु विपाक जल और पृथ्वी महाभूत की वजह से होता है। गुरु विपाक का कारण जल और पृथ्वी महाभूत। और लघु या कटु विपाक का कारण, आपके नोट्स में सही लिखा होगा, यहाँ लिखा नहीं है, आकाश, वायु और अग्नि, बाकी तीन महाभूत जो हैं उनसे कटु विपाक होता है, कटु या लघु। ठीक है ना, आपके हैंड रिटन नोट्स में सही है बेटा, इसको मैं फिर बता रहा हूँ, वहां लिखा होगा आकाश, वायु, अग्नि। यहाँ गड़बड़ है अभी, ये मैं करेक्शन कर दूंगा इनमें आज। आगे चलिए। यहाँ आपके काम की कोई चीज नहीं है। ये एक पॉइंट है जिसपे टाइम टू टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, चाहो तो याद कर सकते हो, कि विभाग का तरतम भेद किसने बताया। जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि मधुर में लग करके हमने याद किया था, मधुरतम, है ना, मधुरतर, मधुर, उस तरह मान लो। तो इसी तरह विपाक का भी तरतम बताया है किसने, आचार्य गंगाधर ने। बस इतना याद रखो, गंगाधर ने विपाक का तरतम बताया। गंगाधर विपाक का तरतम बताया। नेक्स्ट चलिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। रस का ज्ञान कैसे होता है, विपाक का और वीर्य का ज्ञान कैसे कैसे होता है। तो रस का ज्ञान कह रहे हैं रस से निपाते, यानी जब जीवा पे निपात होता है, रस गिरता है, तो रस का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है, क्योंकि आप प्रत्यक्ष करते हो ना इस चीज का अपने इंद्रियों से। तो रसे निपाते। विपाको कर्म निष्ठया, विपाक का पता कर्म से चलता है, जो काम हुआ उससे। तो यानी कि अनुमान लगा रहे हो वहां पे आपने, क्या देखा आपने, डायरेक्टली नहीं देखा उस चीज को, आपने कर्म को देखा और आपने अनुमान लगाया, अच्छा ये काम हुआ, कब बढ़ा, तो इसका मतलब है कि मधुर विपाक होगा, ऐसा। तो विपाक को कर्मनिष्ठ है, तो विपाक का पता अनुमान से चलता है। और तीसरा है वीर्य। वीर्य कह रहे हैं निपात से अधिवास तक वीर्य का ज्ञान होता है, और यानी प्रत्यक्ष अनुमान दोनों प्रमाणों से इसका ज्ञान होता है। तो याद रखोगे, वीर्य, कोई चीज आपने खाई और मान लो वो उष्ण है, तो जब तक वो बॉडी के अंदर रहेगी ना तो उसका इफेक्ट आता रहेगा। सिंपल अगर समझो तो मेडिसिन समझ लो आप, कि मान लो किसी को फीवर हुआ है, आपने उसको पीसीएम दी, तो जब तक वो जाएगी शरीर में और जब तक बनी रहेगी, तब तक उसका असर रहेगा। जैसे जैसे उसको बाहर निकाल देगी बॉडी हमारी, यूरिन के रास्ते, स्वेट के रास्ते मान लो, तो वैसे वैसे उसका इफेक्ट आना बंद हो जाएगा। फिर दोबारा से फीवर राइज करने लगता है, फिर हम पीसीएम खानी पड़ती है 6 घंटे बाद। क्लियर, तो उस तरह समझ सकते हो। तो निपात से अधिवास तक, तो जब तक बॉडी में गई और जब तक बनी रहेगी तब तक वीर्य का ज्ञान होता है। तो प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से, कि तुरंत जाने से पता चला तो वो प्रत्यक्ष हो गया, और बाद में बॉडी में बनी रही तब भी वो इफेक्ट आ रहा है, तो आप अनुमान लगा रहे हो, अच्छा अभी भी ऐसा हो रहा है, तो मतलब है अभी बॉडी के अंदर। तो प्रत्यक्ष अनुमान दोनों से, तो याद रखोगे, रसे निपाते, विपाको कर्मनिष्ठ है, वीर्य निपात से अधिवास, यानी क्रमशः प्रत्यक्ष अनुमान और प्रत्यक्ष अनुमान दोनों प्रमाणों से पुष्टि होती है। नेक्स्ट आ जाएंगे, अब वीर्य के बारे में पढ़ेंगे। एक बुक का नाम लिखा है वीर्य संक्रांति, निश्चलकर की बुक है, 13th सेंचुरी की है, मन हो देख सकते हो, बाकी आपके लिए जरूरी नहीं है। यहाँ देखेंगे, येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, इसको याद रखेंगे, कि जिसके द्वारा काम किया जाए उसे वीर्य कहते हैं। येन कुर्वन्ति याद रखना, जो करे काम को, यानी पोटेंसी। तो यहीं पे कुछ सवाल बनते हैं आपसे जो पूछने चाहिए मुझे, कर लेते हैं चलो। अनूप, जी सर। चूर्ण की सावीर्यता अवधि। सर 2 माह। तो नेक्स्ट बता देंगे कुसुम। हाँ जी सर। कुसुम पहले तो बताओ, क्लासेस फिर काफी ऑफ कर दी मुझे लग रहा है, बीच में इधर नहीं की क्लासेस। नहीं नहीं सर, फ्राइडे क- वाली। कल तो बेटा सैटरडे क्लास, को तो आपने दिए थे सर। चलो हाँ, ठीक है। सैटरडे को सर वो हाँ बेटा, बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी चाहिए कुसुम इस बार, है ना, क्लासेस सारी रेगुलरली करनी है और सब याद रहना चाहिए। ठीक है, मैं सवाल कर रहा था आपसे कि घृत कल्पना, उसकी कब तक है सावधान थे। और कोई, 16 मास। 16 मास। 1 वर्ष ठीक है, 12 + 4 माह। ठीक है ना, 1 वर्ष 4 माह यानी 16 मास, वो भी याद रखोगे, वो जरूरी है चीजें। तो वही है, तो देखेंगे ये इन कुर्वन्ति तद्वीर, जिसके जो द्वारा कार्य किया जाए उसको वीर्य कहते हैं। देख लोगे, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, इन्होंने द्विविध और अष्टविध वीर्यवाद दोनों को माना है। आपको याद रखना है कि चरक कितने विध वीर्यवाद मानते हैं, तो द्विविध भी मानते हैं और अष्टविध भी मानते हैं। आपको याद रखनी है बात, वो सभी मानते हैं, मतलब हमारे बृहत्तरी में आ जाओ, तीनों ने ही माना है, द्विविध और अष्टविध भी। आगे देखिए,
सुश्रुत वाली चीजें इग्नोर करोगे थोड़ा सा, उस पर नहीं फोकस करेंगे हम, चरक को ही देखेंगे मेनली, वही आपके यहाँ पूछा है। तो चरक बहुविध वीर्यवादी है, बहुवीर्यवादी, चरक बहुवीर्यवादी। बेटा माइक ऑफ कर लिया करो। ठीक है, तो चरक जो है बहुवीर्यवादी है। वैसे तीन नाम यहाँ लिखे हैं, तो हम ट्रिक, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो हम याद रखते हैं इंच, इंच यानी ई से इंदु, ना से नागार्जुन और चा से चरक, कि इंच ये बहुवीर्यवादी है। याद करने के लिए कि घर की बहू जो है वो बहुत छोटी सी है हाइट में, तो इंच, 1 इंच की बहू है मान लो, तो बहू इंच की, इंच यानी इंदु, नागार्जुन और चरक, तो ये बहुवीर्यवादी हैं। नेक्स्ट देख रहे हो चरक चक्रपाणी, ये शक्ति मात्र वीर्यवाद को मानते हैं, शक्ति मात्र वीर्यवाद, तो ये भी याद रखना है। तो चरक चक्रपाणी की शक्ति, या चरक के चक्र की शक्ति, ऐसा याद कर लो कि चरक के पास कोई चक्र होगा, जैसा भगवान विष्णु के पास था मान लो, सुदर्शन चक्र, उस तरह याद कर लो कि चरक के चक्र की शक्ति। तो चरक चक्रपाणी शक्ति मात्र वीर्यवाद है इनका। ठीक है, इसी तरह चिकित्सा में भी षड्विध उपक्रम होते हैं, द्विविध उपक्रम होते हैं। जैसे यहाँ अष्टविध वीर्यवाद देखा आपने, द्विविध वीर्यवाद देखा, यहाँ एक अलग से पॉइंट लिखा हुआ है कि चिकित्सा में भी षड्विध उपक्रम होते हैं और द्विविध उपक्रम होते हैं। वहां बहुत जरूरी सवाल आता है कि द्विविध उपक्रमवाद किसने दिया, तो आचार्य वाग्भट ने दिया है। स्पेशली याद रखना कि किसी भी रोग की चिकित्सा दो तरीके से हो सकती है, या तो वो संतर्पण साध्य होगा या अपतर्पण साध्य होगा। ठीक है, तो वो दो उपक्रम है चिकित्सा के, वाग्भट ने दिए हैं, बहुत जरूरी है, वो भी याद रखना बिल्कुल। और देखेंगे आगे, ये देखिए चक्रपाणी वाले पोर्शन है, क्योंकि चरक के साथ ये जुड़ा हुआ है। चक्रपाणी ने पीछे विभाग बताए थे 3। ठीक है, यहां देखोगे चक्रपाणी प्रयोग भेद से, उन्होंने कहा द्रव्य चक्रपाणी प्रयोग भेद से द्रव्य 2 प्रकार के, कौन कौन से, एक रस प्रधान और एक वीर्य प्रधान। रस प्रधान जो है उनको आहार कहा जाता है, आहार की मात्रा भी बता दी उन्होंने, 16 तोला जो हम खाते हैं, जो द्रव्य रस प्रधान होते हैं उनको कहते हैं आहार, कह रहे हैं वो 16 तोला उनकी मात्रा है। दूसरे द्रव्य होते हैं औषध द्रव्य, वो वीर्य प्रधान होते हैं, मतलब उनका काम बहुत तेजी के साथ होता है, उनकी पोटेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो उनको कहा जाता है औषध द्रव्य। ठीक है, अब चक्रपाणी ने इनकी मात्रा कैसे बताई है, तो इनके पुनः 3 डिवीजन किए, तो वीर्य के आधार पर औषध द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि त्रिविध विपाकवाद या त्रिविध वीर्यवाद, दोनों चक्रपाणी के हैं। त्रिविध वीर्यवाद भी इनका और त्रिविध विपाकवाद भी पीछे पढ़ाया था मैंने आपको। तो ये लिखा है इनका त्रिविध वीर्यवाद, मृदु वीर्य, मध्यम वीर्य और तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य होते हैं। मृदु वीर्य द्रव्यों की मात्रा 4 तोला, मध्यम वीर्य 2 तोला और तीक्ष्ण वीर्य 1 तोला, 4, 2, 1 तोला, तो 421 तोला करके हम लोग याद रखते हैं, 421, 4 to 1। मृदु वाले 4, मध्य वाले 2 और तीक्ष्ण वाले 1 तोला। इनके उदाहरण भी लिखे हैं, उन पे सवाल पूछे जाता है। तो मृदु वीर्य का उदाहरण है आमलक, आंवला, मृदु वीर्य का उदाहरण। ठीक है, फिर मध्यम वीर्य का उदाहरण बिल्व और अग्निमंत, बिल्व अग्निमंत। तीक्ष्ण वीर्य शुंठी। तो आप याद रखोगे त्रिविध विपाकवाद या त्रिविध वीर्यवाद, दोनों का आंसर चक्रपाणी। तो चक्रपाणी के अनुसार प्रयोग भेद से द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रस प्रधान, एक होते हैं वीर्य प्रधान। रस प्रधान है आहार द्रव्य, वीर्य प्रधान है औषध द्रव्य। तो जो आहार है उनकी मात्रा 16 तोला, बाकी वीर्य के आधार पे औषध द्रव्यों के पुनः 3 डिवीजन कर दिए, मृदु वीर्य, मध्यम वीर्य और तीक्ष्ण वीर्य। मृदु वीर्य, मध्यम वीर्य, तीक्ष्ण वीर्य की मात्रा क्रमशः 4, 2, 1 तोला, यानी 421 तोला। फिर इनके द्रव्य उदाहरण सहित, तो आंवला, मध्यम वीर्य में बिल्वग्निमंत और तीक्ष्ण वीर्य में शुंठी। ठीक है, लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, मैं उसी को बता दे रहा हूँ आपको। अग्निमंथ में कंफ्यूज करते हैं, नाम क्योंकि अग्नि जैसा लगता है कि शायद तीक्ष्ण होता होगा, तो ऐसा नहीं है, वो मध्यम वीर्य वाला है अग्निमंथ। नेक्स्ट आ जाएंगे, अगली चीज आती है प्रभाव। ये कुछ गुण लिखे हैं, मगर आप सेकंड, क्योंकि सुश्रुत वाली चीजें हैं तो इन पर हम फोकस ही नहीं करेंगे ज्यादा। एक दो चीजें बोल रहा हूँ उनको देख लेना आप, एक दो चीजें बोल रहा हूँ उनको देख लेना, मैं कह नहीं रहा कि रटो बैठ के, लेकिन देख लेना। जैसे देख रहे हैं स्निग्ध और रूक्ष गुण जो होता है, इनका पता कैसे चलता है।
तो कह रहे हैं नेत्रग्राही, नेत्रों से पता चल जाता है। कोई चीज चिकनी है मान लो, आप देख के पता लगा लेते हो ना, चिकनाई अलग दिखाई देती है, या वो रूक्ष है, तो ये चीज नेत्रों से पता चल जाती है। शीत उष्ण मृदु होना चीजों का, तो ये स्पर्श से पता चलता है, छू के पता चलता है। ठीक है, तो सामने कोई गर्म चीज है, ठंडी चीज है, आप कई बार सोचते हो ठंडी होगी, छू लेते हो घर में जाके, है ना, तो वो है। तो शीत उष्ण या मृदु होना, कोई चीज सॉफ्ट है तो वो छूने के बाद ही पता चलेगी। विशद और पिच्छिल, ये स्पर्श से भी पता चलता है, छू के भी, और नेत्रों से भी पता चलता है। तो हम ऐसे याद रखते हैं कि कोई आदमी है, मान लो बीपी, है ना, ब्रह्मपाल मान लो किसी का नाम है, ब्रह्मपाल, शॉर्ट में लोग बीपी कह देते हैं ऐसे। तो वी से विशद, पी से पिच्छल, तो ये दोनों गुण, यानी बीपी कोई व्यक्ति है तो उसको आप आंखों से भी देख सकते हो, नेत्रों से, और स्पर्श भी कर सकते हो। तो याद करने के लिए बीपी यानी विशद और पिच्छल, स्पर्श और नेत्रग्राह। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोले। एक्सक्यूज मी सर। सर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बीपी चेक करते हुए हमें हाथ पकड़ना पड़ता है तो स्पर्श भी है, और हम देखते भी रहते हैं, तो ठीक है, इसलिए बीपी में दोनों यूज होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। मैंने कहा ना, अपनी ट्रिक है, आप अगर बेहतर ट्रिक आपके पास है, जैसे आपको याद है तरीका वही बेहतर है ना, नया तरीका नहीं लगाना है। अगर किसी को पहले से याद है किसी भी तरीके से, तो अपनी बात को याद रखो, बस जान लो कि जरूरी बात है ना। मैं तो वो चीज देता हूँ बेटा कि मुझे जो लगता है कि चलो मैं ऐसे रिलेट कर लूँ, लेकिन अगर आपको पहले से याद हो, जबरदस्ती कोड वगैरह चेंज नहीं किया करो, अपने अपने तरीके से याद रखो, जैसा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो आपकी, है ना। अभी जैसा नीलम ने बताया, ऐसा भी याद कर सकते हो कि बीपी है, तो उसको आपको पैल्पेट तो करना ही पड़ता है ना, तो स्पर्श भी करते हो और आंखों से भी देख रहे होते हो साथ साथ, तो वो भी एक तरीका है। ठीक है, क्लियर, आगे चले। तीक्ष्ण गुण का पता कैसे चलता है? मुख में दुख उत्पाद करने से। तो तीक्ष्ण कोई चीज जब मुख में जाती है तो पता चलता है कि हाँ भाई अच्छी नहीं लगी मुझे, तो तीक्ष्ण गुण का पता मुख में दुख उत्पाद करने से। तो याद रखोगे, स्निग्ध रूक्ष नेत्रग्राही है, शीत उष्ण मृदु स्पर्शग्राही, विशद और पिच्छल गुण स्पर्श और नेत्रग्राही, और तीक्ष्ण गुण मुख में दुख उत्पादन करने से उसका पता चलता है। आगे चलेगा। यहां से देखो, अब हम बात कर रहे हैं प्रभाव की। तो मैं आपको सब लोगों के अनुसार थोड़ा थोड़ा पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो याद नहीं करना है स्पेशली कि अच्छा उसने ये कहा है, उसने ये कहा है, नहीं, मैं आपको याद करने को नहीं कह रहा, क्योंकि चरक के अनुसार ही कहा गया आपको। ठीक है, तो यहां से देखोगे, पहला लिखा है प्रभाव, संग्रह के अनुसार, सर्व अतिशय द्रव्य स्वभाव प्रभावा, कि यानी सारे नियमों को अतिशय कर जाए, यानी पार कर जाए, ऐसी कोई बात हो जाए, तो वो है प्रभाव। ठीक है, सभी चीजों का अतिशय कर जाना, अतिशय करने का मतलब होता है कि आप जो सोच रहे थे ना कि ऐसा ऐसा होगा, वैसा कुछ भी ना हो, सब कुछ एकदम से बदल जाए, तो वो चीज क्या है? वो प्रभाव है। यदि तो कोई नई चीज हो गई, सोचा नहीं था हमने। ठीक है, यहाँ देखो शिवदास सेन भी ये बात कह रहे हैं, कह रहे हैं शक्ति दो प्रकार की होती है काम करने की, एक होती है चिंत्य और एक होती है अचिंत्य। चिंत्य क्या है? कि आपने सोचा कि अच्छा, ये छोटा बच्चा है 5 साल का, ये काम कर सकता है ना, और मान लो वो बच्चा आपको दिखाई दे कि वो बच्चा जो है आपके सामने 100 किलो वजन उठा के लेके चला जाए, तो आप कहोगे अरे ये क्या हुआ। तो वो जो चीज हो गई नई एकदम, आपकी उम्मीदों से अलग, तो वो क्या हो गई, उसको बोलते हैं अचिंत्य, कि उसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते, इसने ऐसा कैसे कर लिया, है ना, इस बच्चे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। तो वही कह रहे हैं देखो, कि चिंत्य होता है जिसके वीर्य और कर्म की व्याख्या बुद्धि गम्य है। आप बता दोगे हाँ भाई सब बच्चों में इतना ही होता है बल, है ना, ठीक है, वो उठा लाया अगर 5-10 किलो वजन, कोई बात नहीं है, लेकिन अचिंत्य कोई बड़ा काम हो जाए कुछ, जिसे सोच ही नहीं सकते क्यों हो गया वो, तो जिसकी व्याख्या बुद्धि से नहीं कर सकते, उसको बोला गया प्रभाव। तो याद रखोगे, चिंत्य अचिंत्य। यादव जी, तो प्रभुत कार्यकारी गुण या प्राकृत शक्ति संपन्न गुण ही वीर्य होता है, कि जो कार्य करने की क्षमता है उसी को कह रहे हैं वीर्य कहते हैं। प्रभाव देखो आप, चरक वाग्भट, इन्होंने अचिंत्य को प्रभाव कहा, बहुत बहुत जरूरी है, अचिंत्य को प्रभाव कहते हैं ये बात। ठीक है, चरक वाग्भट ने कहा है, और इससे भी जरूरी सुश्रुत वाला स्टेटमेंट है, वो याद रखेंगे आप, भले ही नहीं कहा है, कि किसने अचिंत्य को अमीमांस भी कहा। तो अचिंत्य को अमीमांस कहा सुश्रुत ने, याद रखना, आचार्य सुश्रुत अचिंत्य को अमीमांस कहते हैं, ये भी बिल्कुल याद रखोगे। ठीक है, बाकी और पढ़ लो, सिर्फ रीडिंग के लिए, आपके लिए, आगे रटना नहीं है आपको। तो शारंगर भाव प्रकाश प्रभाव को शक्ति कहा, रस वैशेषिक भदंत नागार्जुन, उन्होंने अचिंत्य और अनवधारणीय शब्दों से प्रभाव का संकेत किया, है ना, अचिंत्य अनवधारणीय ऐसे शब्द दिए प्रभाव के लिए। गंगाधर, वो तो प्रभाव को कर्म मानते हैं, कि कोई जो काम हो रहा है उसका कारण क्या है, प्रभाव, ऐसा मतलब है कहने का। तो गंगाधर प्रभाव को कर्म मानते हैं। चरक देखो आप,
ये जरूरी है हमारे लिए। तो रस वीर्य विपाका नाम सामान्यम यद लक्ष्यते विशेष कर्मणा चैव प्रभावस्य तस्य सा स्मृता। ठीक, तो मतलब है कहने का कि रस वीर्य विपाक सामान्यम यद लक्ष्यते। ठीक है, रस वीर्य विपाक जो है वो सामान्य होते हैं, मतलब उनके हिसाब से गुण हो रहे हैं, सब कुछ चीजें हो रही हैं। इनसे विशेष कोई बात होने लगे, विशेष कर्म होने लगे, उसी को प्रभाव कहा जाता है। तो मेन बात तो यह है कि जो विशेष चीज होने लगी उसी को प्रभाव कहा जाता है, जो एक्सपेक्टेड नहीं थी। संग्रह वही सर्वतिशय द्रव्य स्वभाव प्रभाव। संग्रह हृदय रस आदि साम्यम यत कर्म विशिष्ट जन तद प्रभाव जन, कि रस आदि से अलग कोई चीज है बिल्कुल, ठीक है, विशिष्ट काम कोई हो रहा है, उसको प्रभाव कहते हैं। तो अब तक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी प्रभाव का मतलब, कोई भी ऐसा काम हो जाना जो सिंपल रस गुण वीर्य के आधार पर आप ना एक्सप्लेन कर सको, है ना, रसों के गुणों के आधार पर उसको एक्सप्लेन ना कर सको, तो वो चीज जो है प्रभाव है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाओगे, आपके सिलेबस में ये चीज भी है, विचित्र प्रत्यारब्ध। विचित्र प्रत्यारब्ध बहुत जरूरी है। चलो, विकृति विषम संवेद भी लिखा है आपके सिलेबस में है, समझ लेते हैं, हल्का सा लिख भी लोगे। तो फर्स्ट है विचित्र प्रत्यारब्ध। मुझे 1 मिनट दोगे जरा, मैं एग्जैक्ट इसकी वर्डिंग लिखवा देता हूँ, क्योंकि हम जो याद करते हैं उसमें ये चीज इतनी जरूरी नहीं होती है। सिर्फ रेफरेंस जरूरी होता है, उदाहरण जरूरी होता है। आपको मैं थोड़ा सा बुक से देख के लिखवा देता हूँ उसको, एग्जैक्ट क्या वर्डिंग यूज हुई है। 1 मिनट बने रहोगे आप लोग।
हाँ बेटा जरा लिखोगे, जल्दी से लिख लोगे। लिखो विचित्र प्रत्यारोप। विचित्र प्रत्यारोप अष्टांग हृदय सूत्र 9, रेफरेंस जैसे कि आप जानते हो, अष्टांग हृदय सूत्र 9। लिखिए इसमें उदाहरण, लिखिए इसके पहले उदाहरण लिख लीजिए, फिर आगे बात करूंगा। लिखिए गोधूम, गोधूम मत्स्य मतलब मछली, पया दुग्ध यानी गोधूम मत्स्य पया सिंह यानी शेर, शूकर, शूकर, इनके सामने लिख लो एरो बना के अभी, जो मैंने उदाहरण बोले, गोधूम मत्स्य पया यानी दुग्ध, सिंह और शूकर। लिखो मधुर और गुरु, दोनों द्रव्य ये सब द्रव्य कैसे होते हैं, मधुर और गुरु। ठीक है, सभी कैसे हैं, ये मधुर है गुरु है। ठीक है, लेकिन विचित्र प्रत्यारोप के उदाहरण है, तो लिख रहे हैं फिर इसमें कि जो होती है यानी वात कारक है, मछली लिख रहे हैं उष्णवीर्य होती है, फिर बोल रहा हूं मैं, जो वात कारक है ना, गोधूम इन्होंने जो लिया है उसका यहाँ पे हिंदी बताते समय, खैर गोधूम लिख लो आप तो, कि गोधूम जो है वात कारक, वात कारक वात करने वाली, मछलियां मत्स्य उष्णवीर्य, मछलियां उष्णवीर्य, सिंह का मांस शेर का मांस कटु, कटु विपाक, सिंह का मांस कटु विपाक, शूकर यानी सुअर का जो मांस है मधुर विपाक। ठीक है, तो इतनी चीजें तो नहीं खैर, लेकिन इसका उदाहरण आपको जरूर पता होना चाहिए, जो उदाहरण मैंने आपको कहे विचित्र प्रत्यारोप के उदाहरण। अब क्या है विचित्र प्रत्यारोप, तो इन्होंने बहुत तो एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मैं बताऊं तो वहां भी यही बात है कि जिसके बारे में आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि वो चीज होनी चाहिए, जैसे दोनों में डिफरेंस समझा रहा हूं मैं आपको, प्रभाव में और विचित्र प्रत्यारोप के अंदर डिफरेंस ये है कि प्रभाव में कोई चीज ऐसी हो रही है कि आप उम्मीद ही नहीं कर रहे थे इतनी ज्यादा कोई चीज हो जाए, तो वो हो गया प्रभाव। ठीक है, और विचित्र प्रत्यारोप हो गया कि जो काम होना चाहिए था वो ना होके कुछ और काम हो रहा है, तो उसको बोल दिया विचित्र प्रत्यारोप। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है, उदाहरण मैंने आपको बता दिए, विचित्र प्रत्यारोप के रेफरेंस लिखवा दिया। जो थोड़ा समझाना है मुझे कल आपको बेटा, ये विकृति विषम संवेद, प्रकृति सम संवेद, ये क्योंकि आपके सिलेबस में है ना, और इसको भी कल एक बार बता दूंगा, थोड़ा सा समय लग गया अब इसको ढूंढने में, बुक नहीं हाथ आ रही थी मेरे। ठीक है, तो मैं कल आपको पूरा बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ, प्लस एक और लेक्चर दूंगा आज, कल महारस का दिया था, आज उपरस या किसी और का दूंगा, तो साथ साथ उसको भी करते चलो, क्योंकि अगला टॉपिक फिर वही आएगा ना, द्रव्य गुण के बाद रस शास्त्र वाला, तो वो तभी पढ़ा पाऊंगा जब आपका पहले से प्रिपेयर्ड होगा, टेबल्स प्रिपेयर्ड होंगे कम से कम।